So, hello everyone, welcome to MS NCERT स्टडीज़ एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 इंग्लिश का चैप्टर 1 फ्लेमिंगो की बुक है हमारी और जब चैप्टर 1 है हमारा दी लास्ट लेसन अंतिम पार्ट इसको आज हम शुरू करेंगे और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी चैप्टर की पूरी समरी करा दूंगा और इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट करते हैं अल्फांसो डॉडेट के बारे में पढ़ना। अल्फांसो डॉडेट कौन है? अल्फांसो डॉडेट इस चैप्टर के ऑथर हैं। ऑथर कौन होता है? जो कि इस चैप्टर को, जो कि किसी भी चैप्टर को लिखता है। तो अल्फांसो डॉडेट ने क्या किया, ये जो लास्ट लेसन, ये जो चैप्टर है वो क्या है, लिखा है। तो ये उसके ऑथर हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं लेखक के बारे में। अल्फांसो डॉडेट 1840 टू 1897, ठीक, ये इनका कार्यकाल रहा। एक फ्रांसीय उपन्यासकार एवं लघु कथा लेखक थे। ये कौन थे? उपन्यासकार, एक लघु कथा यानी शॉर्ट स्टोरी राइटर ये थे। प्रस्तुत कहानी यानी जो हमें यहाँ पर कहानी दी है दी लास्ट लेसन की एक भूमिका फ्रांस एवं पर्शिया के बीच युद्ध 1870 टू 1871 के दिनों की है। अब यहाँ पर जो लास्ट लेसन है इस चैप्टर में, जो भूमिका है वो दो देशों के बीच के युद्ध के बारे में है, जिसमें फ्रांस और पर्शिया दो देश थे, ठीक है। और जिसको लीड कर रहा था बिस्मारक, ठीक है, बिस्मारक इनको लीड कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब जो इस कहानी के दो जिले हैं, ठीक है। ये जो कहानी है इसमें बात की गई है अल्सेज और लोरेन की। एक बच्चा होता है छोटा जिसका नाम होता है फ्रांस, वो यहाँ पर इस स्टोरी को नरेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई स्टार्टेड फॉर से लेकर आउट ऑफ द ब्रीथ, यानी ये आपकी जो बुक है उसकी ये यहाँ पे एक समरी दी है हिंदी अनुवाद में, तो आप उसे देख लीजिएगा। पेज नंबर 2 और 3 पे ये हमारी है। सबसे पहले, उस सुबह मैं स्कूल के लिए काफ़ी देर से रवाना हुआ था। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है एक छोटा बच्चा जिसका क्या नाम है? फ्रांस, क्योंकि फ्रांस ही इस चैप्टर को क्या करेगा, नरेट करेगा। तो फ्रांस उस दिन स्कूल के लिए काफ़ी देर से क्या हुआ था, रवाना हुआ था अपने घर से, तथा उसे डांट डपट पड़ने की अत्यधिक भय था। फ्रांस को क्या था कि उसे पता था कि आज मेरी डांट लगेगी। वो क्यों लगेगी अभी आगे देखते हैं। विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हेमिल, अब इस चैप्टर में हमें ये जो वर्ड है एम हेमिल, ये एक टीचर हैं और इनके बारे में ही ये पूरा चैप्टर है। क्योंकि अब इसको डर था, किसको? फ्रांस को, कि वो अगर स्कूल जाएगा तो उसे डांट डपट पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि एम हेमिल जो है कह चुके थे कि वह हमसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न करेंगे। पार्टिसिपल्स क्या है? एक ग्रामर का कंसेप्ट है, ठीक है। तो किसका कंसेप्ट है? ग्रामर का। तो वहां पर वो कह चुके थे कि मैं पार्टिसिपल्स पे आपसे क्वेश्चन करूंगा। तो इनका, तो जो फ्रांस था उसको पहला शब्द भी यानी पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक क्षण के लिए वो मतलब स्कूल नहीं जाना चाहता था और वहां से भाग जाना चाहता था। घर से बाहर दिन गुजारने के बारे में उसने सोचा। उसने ये सोचा, यह मौसम गर्माहट से भरा है तथा स्वच्छ खिली धूप वाला था। जंगल के किनारे पक्षी चहचहा रहे थे तथा आराम मशीन के पीछे खुले खेत में पर्शिया के सिपाही ड्रिल यानी अभ्यास कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल्स के नियमों की तुलना में अधिक आकर्षक थे, लेकिन मुझ में प्रतिरोध, अपनी इच्छा पर नियंत्रण, ठीक है। प्रतिरोध का क्या मतलब है? यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना, उसमें करने की क्षमता थी और मैं स्कूल की ओर तेज गति से चल पड़ा। अब इस बारे में क्या बात हुई है कि यहाँ पर जो हमारा छोटा फ्रांस है जो कि इस कहानी को नरेट कर रहा है, वो जब अपने घर से निकला तो उसे डर था कि आज उसे स्कूल में जब वो जाएगा तो डांट पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि एम हेमल जो है उससे कह चुके थे कि भाई पार्टिसिपल्स पे आपको पूछे जाएंगे प्रश्न, आपको वो पढ़ के आना है। बट उसने बिल्कुल भी वो नहीं पढ़ा था और वो क्या सोच रहा था कि उसकी बजाय, स्कूल जाने की बजाय मैं क्या करता हूँ, स्कूल से और घर से बाहर जाता हूँ, जंगलों में घूमता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे वो देख रहा था कि खिली खिली धूप है, अच्छा मौसम हो रहा है, तो वो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पर अंत में वो क्या करता है, उस सबसे आकर्षक नहीं होता और स्कूल की ओर निकल पड़ता है। आगे पढ़ते हैं। जब टाउन हॉल से गुजरा तो नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ थी। अब टाउन हॉल क्या है? जहाँ पर वो रहता था, जिस एरिया में वो रहता था, तो वहाँ के एक बीच का एक सेंट्रल लोकेशन, उसे बोलते हैं टाउन हॉल। वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड था, ठीक है।
वहाँ पर क्या था, एक नोटिस बोर्ड था। अब नोटिस बोर्ड पे क्या होता है, कोई भी एक न्यूज़, जो भी आपकी जानकारियाँ होती हैं वो आपको वहाँ पर मिल रही होती हैं। अब यहाँ पे इस कंडीशन में, इस पोएम में क्या था कि जो यहाँ पर क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, दो देशों के बीच में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है। अब जो भी बुरी खबर होती कि कितने सैनिक मारे गए या कोई भी एक न्यूज़ उस रिलेटेड, तो वो वहाँ पे क्या नोटिस बोर्ड पे क्या कर दी जाती थी, लगा दी जाती थी। और जब वो उस दिन वहाँ से गुजर रहा था तब भी नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ थी, क्योंकि उस दिन भी कुछ ना कुछ न्यूज़ वहाँ पर आई होगी। पर वो उस सब के लिए रुकता नहीं है कि वो देखे क्या है क्या नहीं है, वो उस सब के लिए रुकता नहीं है क्या न्यूज़ है, वो आगे अपने स्कूल की तरफ निकल पड़ता है। वो सोचता है कि पिछले 2 वर्षों से हमारे यहाँ बुरे समाचार से आए थे, हारे हुए युद्ध, सेना में सिपाहियों की भर्ती, सेना के सैनिक अधिकारी के आदेश, और बिना रुके मैंने सोचा कि अब क्या मामला हो सकता है। तो उसने ये सोच लिया बस कि अब क्या मामला हो सकता है, और वो आगे चल पड़ा। फिर जब मैं उतनी ही तीव्र गति से जा रहा था जितनी तेज गति से मैं चल सकता था, तब वॉक्टर यानी लोहार, जो अपने प्रतीक्षु के साथ समाचार पढ़ रहा था, ने मेरे पीछे से चिल्लाकर कहा, क्या कहा, लोहार ने क्या कहा, इतनी तेजी से मत चलो बब यानी लड़के, छोटे लड़के, अभी स्कूल पहुंचने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, और मैं एम हैमिल के छोटे से बगीचे पर हाफता हुआ पहुंचा। अब वो अपने स्कूल पर पहुंच चुका है, और स्कूल के बाहर का एक छोटा सा बगीचा है, किसका, एम हैमिल का, जो उसके वहाँ पे क्या है, उस स्कूल में टीचर हैं। तो उन्होंने छोटा सा एक बगीचा बना रखा है, और वो वहाँ पर जाके पहुंच चुका है, अपना जो छोटा लड़का है। अब आगे बढ़ते हैं। यूजली वैन स्कूल बिगन बिंग विदाउट यू। तो ये एक हमने छोटा फिर दोबारा पैराग्राफ ले लिया है, इसका हिंदू अनुवाद देखेंगे। सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता था वहाँ अत्यधिक शोर शराबा एवं हलचलें होती थीं। अब सामान्य क्या होता था, जब वो स्कूल जाता था तो स्कूल के जब पास पहुँचते हैं तो वहाँ पे उसे शोर शराबा बहुत सुनाई देता था, है ना, हलचल दिखाई देती थी बच्चों की, जिसे बाहर गली से सुना जा सकता था। डेस्कों का खुलना एवं बंद होना, एवं स्वर में, एक ही स्वर में पाठों को दोहराए जाना। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे टीचर कोई भी एक लेसन दे दिया, उसको एक साथ सारे बच्चे रिसाइट कर रहे हैं, ठीक है, तेज तेज आवाज में, तो वो क्या है, स्कूल के बाहर तक उसकी आवाज आती थी उच्च स्वर में। हमारे हाथ हमारे कानों पर रखे हुए ताकि हम बेहतर समझ सकते, तथा अध्यापक के डरावने डंडे का मेज पर टकराना। अब वो वहाँ पे दृश्य बता रहा है कि किस तरीके से जो वहाँ पे माहौल होता था स्कूल का, और वो सारी आवाज़ें बाहर आती थीं। लेकिन जब वह वहाँ पर पहुँचा तब इतना शांत था कि मैंने अपनी मेज तक बिना किसी देखे पहुँचे जाने हेतु इस हलचल पर ही भरोसा किया था। अब वो क्या था, उस दिन जो हमारा लड़का है फ्रांस, वो क्या हुआ था, लेट हो गया था, ठीक है, तो वो क्या हो गया था, लेट हो गया था। और उस दिन वहाँ पे स्कूल में जाने के लिए उसने सोचा कि ये सब आवाज़ें होंगी, तो मैं क्या करूँगा, इन्हीं आवाज़ों में छुपते छुपते अपनी सीट पर पहुँच जाऊँगा। अब खिड़की से उसने अपने सहपाठियों को देखा, यानी अपने दोस्तों को देखा जो उसके साथ पढ़ते थे, जो पहले ही अपने स्थानों पर बैठे थे, तथा एम हेमिल अपनी बाह के नीचे अपने भयानक डंडे को रखे कक्षा में इधर से उधर घूम रहे थे। अब जो एम हेमिल हैं, जो वहाँ के टीचर हैं उस क्लास के, वो क्या कर रहे थे, उनके पास डंडा था जिसको क्या अपनी कांख के नीचे, अपनी अपनी बाह के नीचे लगा के, और वो इधर से उधर अपनी क्लास में इधर से उधर वो घूम रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना था और सभी के समक्ष कमरे में प्रवेश करना था। अब उसे क्या करना था, क्लास में एंटर करने के लिए दरवाज़ा खोलना था और सभी के सामने उसके जाके जाना था अपनी सीट पर। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कैसे शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था, क्योंकि वो डरा हुआ था पहले से ही था जब से वो घर से निकला था। तो वो अब और ज़्यादा डर गया, क्योंकि अब तो बिल्कुल क्लास शांत है, बिल्कुल ही आवाज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब वो अपनी क्लास में घुसा तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हेमिल ने मुझे देखा और बड़ी ही दयालुता से बोले, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ छोटे से फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले थे। तो टीचर ने क्या बोल दिया, जल्दी से जाओ फ्रांस। उसे डर था कि टीचर मेरे को डांटेंगे, सभी के सामने मेरी बेइज्जती होगी, शर्मिंदा होना पड़ेगा, पर टीचर ने उसका उल्टा ही कर दिया। वो क्या, उन्होंने बोला बहुत ही शांत तरीके से कि एम एमिल ने बोला कि छोटे फ्रांस, आप अपनी सीट पर जल्दी से जाओ, हम तुम्हारे बिना ही पाठ को शुरू करने वाले थे। आई जंप ओवर द बेंच अक्रॉस द पेजेस। अब यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब है कि आपका एक पूरा पैराग्राफ है, ठीक है, पेज नंबर 3-4 से आपके लिया गया है। हिंदू अनुवाद देखते हैं। मैंने अपनी बेंच के ऊपर से छलांग लगाई तथा अपनी डेस्क के पास जा बैठा।
जब मैंने अपने भय पर थोड़ा सा नियंत्रण पा लिया, तब तक मैंने यह नहीं देखा था कि हमारे अध्यापक ने अपना सुंदर हरे रंग का कोट, अपनी झालदार कमीज तथा छोटी सी काली रेशमी टोपी पहनी थी। अब जब फ्रांस जो है क्लास में घुसा, तब वो डरा हुआ था, तो उसका इधर उधर क्लास में ध्यान जरा भी नहीं गया। लेकिन जब वो थोड़ा सा शांत हो गया, तो उसने हमारे टीचर की तरफ देखा और उसने देखा कि एक टीचर ने हरे रंग का बहुत ही सुंदर सा कोट पहना हुआ है, झालादार कमीज है, छोटी सी काली रेशमी टोपी पहन रखी थी, जिस पर सभी तरफ क्या हो रही थी, कढ़ाई का काम हुआ था। इसे वह निरीक्षण तथा पुरस्कार वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। अब उसने ये भी बताया कि जो टीचर हैं एम हेमिल, उस ड्रेस को हमेशा पुरस्कार वितरण यानी स्पेशल ओकेजन्स पे पहना करते थे। इसके अतिरिक्त सारा स्कूल ही काफ़ी अजीब एवं गंभीर प्रतीत हो रहा था। किंतु जिस चीज़ ने मुझे सर्वाधिक आश्चर्यचकित किया, वह थी पीछे की बेंचों पर, जो हमेशा खाली रहा करती थीं, गांव के लोगों का हमारे ही समान चुपचाप बैठा होना। अब उस दिन क्या था, जो क्लास के पीछे वाली बेंचेस थी वो, और जो डेली है वो खाली रहती थी, बट उस दिन क्या था, जो गांव के लोग थे वो भी वहाँ पर आके बैठे थे और एकदम शांत बैठे थे। अब वहाँ कौन कौन बैठे थे, ये थे बूढ़ा हौजर, जो अपना तिकोना टोपा पहने था, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर तथा इनके अतिरिक्त कई दूसरे। प्रत्येक व्यक्ति उदास दिखाई देता था। अब जितने भी वहाँ लोग बैठे थे वो सब उदास दिखाई दे रहे थे, ठीक है। तथा हौजर एक पुरानी प्रथम पुस्तिका लाया था, जो किनारों पर अनूठों से पन्ने पलटे जाने के कारण गंदी हो चुकी थी। अब वहां पर हौजर भी था, जो कि क्या लाया था, एक किताब लाया था पुरानी सी, और वह इसे अपने भारी भरकम चश्मे की मदद से, जो पन्नों के ऊपर आर पार रखा था, अपने घुटनों पर रखे हुए खोला था। और उसने क्या कर रखा था, वो अपने घुटनों पे खोल रखी थी वो बुक। अब व्हेन आई वॉज रिंग, तो ये लिख के, और दैट वॉज देयर नो मोर, ठीक है। यहाँ तक ये आपका एक पैराग्राफ है। हिंदी अनुवाद देखते हैं। जब मैं इस सब के बारे में आश्चर्यजनक रूप से विचार कर ही रहा था, एम हेमिल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब वो सोच रहा था, तो इतने में ही एम हेमिल अपनी कुर्सी पर बैठ गए, तथा उसी विनम्र एवं गंभीर स्वर में जो उन्होंने मेरे लिए प्रयोग किया था, कहा, मेरे बच्चों, यह आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब देखिए, यहाँ पर वही चीज़ आ गई जो कि हमारे पाठ का नाम है। क्या नाम है हमारे लेसन का? दी लास्ट लेसन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि जो लास्ट लेसन है वो क्यों है इसका नाम। क्योंकि क्या था, उस दिन एम हेमिल का लास्ट लेसन था उस स्कूल में। क्या कहा था उन्होंने? यह मेरा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। अब क्यों पढ़ाएंगे? क्योंकि बर्लिन से आदेश आया था कि अल्सेस तथा लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जानी है। अब वहाँ पे ये नए ऑर्डर निकले थे कि बर्लिन से आए थे ये ऑर्डर अल्सेज और लोरेन के लिए, कि क्या जर्मन भाषा ही अब इन स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, केवल दो सिटीज़ में, ठीक है, अल्सेज और लोरेन। नए अध्यापक कल आ जाएंगे। यह तुम्हारा आखिरी फ्रांच भाषा का आखिरी पार्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे इन दोनों सिटीज़ में क्या चलती थी? फ्रेंच भाषा चला करती थी, बट अब क्या चलेगी? जर्मन चलेगी। मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ध्यान दो। ये जो आज का लास्ट लेसन है आपका, इस पे आप सभी बच्चे क्या करें? बहुत ही ध्यान दें। ये शब्द मेरे लिए बिजली की तरह कड़कड़ाहट के समान थे। अरे वे दुष्ट लोग! यही बात तो उन्होंने टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी। अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस है वो टाउन हॉल से क्या हुआ था, गुजरा था, और वहाँ पे उसने क्या देखा? भीड़ देखी, ठीक है, बहुत सारे क्राउड देखा उसने। क्यों? कहाँ पर देखा? कि उसने देखा टाउन हॉल पे जो बुलेटिन बोर्ड लग रहा है उसके सामने बहुत सारे लोग हैं। अब वहाँ पर वो क्या पढ़ रहे थे? तो वहाँ पर पढ़ रहे थे कि बर्लिन से आदेश आया है कि यहाँ पर अब क्या पढ़ाई जाएगी? सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब इसे वो वहाँ पे समझ में आ गया। अरे वे दुष्ट लोग! अब वो क्या कह रहा है? अरे वे दुष्ट लोग! यही बात तो उन्होंने टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी। मेरे आखिरी फ्रेंच भाषा का पाठ! अरे मैं तो लिखना भी मुश्किल से ही जानता था। अब मैं आगे और कुछ भी ना सीख सकूंगा। तब मुझे वहीं रुक जाना होगा। अरे मैं कितना दुखी था कि मैंने अपने
पाठ नहीं सीखे। मैं पक्षियों के अंडे तलाशता रहता था। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ध्यान से देखना है, ये जो भी बातें हैं आपको ध्यान से समझनी, क्योंकि यहीं से इसी के अंदर से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। अब वो क्या कह रहा है कि वो अभी तक पढ़ता नहीं था और क्या करता था, पक्षियों के अंडे तलाशता रहता था अथवा सार पर फिसलने के लिए चला जाता था। मेरी पुस्तकें जो कुछ समय पूर्व ही मुझे मुसीबत लगती थीं, उठकर चलने में इतनी भारी भरकम मेरी व्याकरण की पुस्तक तथा संतों के इतिहास की मेरी पुस्तक अब मेरी पुरानी मित्र लग रही हैं, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। तथा तथा एम हेमिल भी इस विचार ने कि अब वह जा रहे हैं कि जब मैं उन्हें पुनः कभी नहीं देख सकूंगा, मुझे उनके डंडे तथा वह कितने सनकी थे को भुलाना बाध्य कर दिया है। अब वो क्या सोच रहा है कि ये सब तो मैं करता था, कि मैं पढ़ता नहीं था, घूमने चले जाता था, पक्षियों के अंडे लेता था। अब जो उसकी पुरानी किताबें थीं वो अब उसे बोझ नहीं लग रही हैं, उसे क्या लग रही हैं कि वो तो मेरी पुरानी दोस्त हैं, है ना। और अब वो क्या सोच रहा है कि आज तो इनका जो हमारे एम हेमिल है उनका लास्ट डे है, आज मैं उनको लास्ट टाइम ही देख पाऊंगा, अब आगे उन्हें देख भी नहीं पाऊंगा। बेचारा आदमी, इस आखिरी पार्ट के सम्मान में ही तो उन्होंने अपने रविवार के अच्छे वस्त्र पहने थे। और अब मैं समझ गया कि गांव के वृद्ध लोग कमरे के पीछे की ओर क्यों बैठे हुए थे। अब वो समझ गया कि जो एम हेमिल ने, उन्होंने अपना जो एक कीमती कोट है जिसको कि वो क्या ओकेजन पे पहनते थे, स्पेशल ओकेजन पे पहनते थे, कि आज वो क्यों पहन रखा है। और जो गांव के लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो हमारी क्लास के पीछे क्यों आकर बैठे हैं। ऐसा इसलिए था कि वे दुखी थे। अब जो लोग थे वो इसलिए दुखी थे कि वो स्कूल में और अधिक समय क्यों नहीं गए, और जो उनके टीचर हैं वो भी अब जा रहे हैं। यह इन लोगों का हमारे अध्यापक को उनकी 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देना तथा अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का, जो देश का अब उनका नहीं रह गया, एक तरीका था। तो ये लोग क्या है, जो टीचर हैं उनकी क्या रेस्पेक्ट करने के लिए लास्ट डे वहाँ पर बेंच के पीछे बैठे थे, क्लास में पीछे बैठे थे, क्योंकि जो टीचर हैं उन्होंने 40 वर्ष निष्ठापूर्ण इस स्कूल को दिए हैं। वेन आई वॉज थिंकिंग, यहाँ से आपका नेक्स्ट पैराग्राफ चालू होता है और गिव यू हॉलीडे तक ये आपका खत्म हो रहा है, पेज नंबर 5। हिंदी अनुवाद देखेंगे। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था तो मैंने अपना नाम पुकारे जाते हुए सुना। अब वो इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में जो एम हेमिल है उन्होंने उसका नाम भूला। अब सुनने में मेरी बारी थी, अब सुनाने में मेरी बारी थी। अब जो पार्टिसिपल्स, ठीक है, जो पार्टिसिपल्स का जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था कि आपको मैं पूछूंगा, तो उन्होंने पूछा। सबसे पहले एम हेमिल ने क्या किया, छोटे फ्रांस का नाम लिया कि आप सुनाओ। तो उस समय भयानक नियम शुरू के अंत तक पहुंची। अब उसकी सुनाने की बारी आई। मैं पार्टिसिपल्स के उस भयानक नियम को शुरू से अंत तक ऊंची एवं स्पष्ट आवाज में बिना कोई गलती किए सुनाने के योग्य होने के लिए क्या कुछ करने को तैयार ना था, लेकिन मैं तो प्रथम शब्द पर ही उलझ गया और वहीं खड़ा रह गया। अब उन्होंने पूछा था, उसको तो कुछ आता नहीं था, अब वो वहीं खड़ा रह गया। अपनी डेस्क को पकड़े हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कते हुए, ऊपर देखने का साहस न जुटाते हुए, मैंने एम हेमिल को शुरू से कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। ठीक है, ये मिस्टेक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं छोटे से फ्रांस, तुम्हें तो अवश्य बुरा लग रहा होगा। देखो, बात ऐसी है, हम लोगों ने प्रतिदिन स्वयं से कहा, मेरे पास काफ़ी समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा। अब देखो हम कहाँ आ पहुँचे हैं। अरे, अल्सेस के साथ, यहाँ के लोगों के साथ यही परेशानी है। यहाँ के लोग अपनी पढ़ाई को आने वाले कल पर छोड़ देते हैं, स्थगित कर देते हैं। अब वे बाहर के लोग तुमसे यह कहने का अधिकार रखेंगे, ऐसा क्यों है। तुम फ्रांसीय होने का दावा करते हो, लेकिन फिर भी तुम अपनी भाषा को ना तो बोल सकते हो, ना ही लिख सकते हो, लेकिन तुम सबसे खराब नहीं। छोटे से फ्रांस, हम सबके पास स्वयं को धिक्कारने के लिए बहुत सा कारण है। अब ये जो बातें हैं ये कौन बोल रहा है, एम हेमिन बोल रहे हैं कि जो फ्रांस के लोग हैं उनको पढ़ना नहीं आता, अपनी भाषा को ही बोलना नहीं आता,
तो अब क्या करेंगे, जो लोग हैं जो बर्लिन से उनके आदेश आए थे कि अब वहाँ पे वो पढ़ाई नहीं जाएगी, तो वो बोलेंगे कि भाई तुम्हारा फ़ायदा क्या है कि तुम अपनी लैंग्वेज ही नहीं जानते हो, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे। अब ये किसके लिए बात बोली जा रही है? फ्रांस के लिए, कि जो तुम्हारे माता पिता हैं वो पर्याप्त रूप से उत्सुक नहीं थे कि तुम्हें पढ़ाने के लिए कि तुम सीखो और पढ़ो। उन्होंने तुम्हें खेतों अथवा मिलों पर काम करने के लिए रख देने को अधिक पसंद किया, ताकि कुछ अधिक पैसा प्राप्त किया जा सके। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो फ्रांस है वो स्कूल जाने, जो उसके मम्मी पापा हैं, माता पिता हैं, उसे स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते, तो उसकी जगह क्या काम कराना चाहते थे। तो स्कूल में नहीं भेजने के बजाय उसको खेतों पर अथवा मिलों में काम करने के लिए भेजते थे, और वो उसे अधिक पसंद भी था। क्यों बेचते थे? क्योंकि वो अधिक उससे पैसा प्राप्त कर सकें। और मैं भी दोषी हूँ, क्या मैं तुम्हें अपने फूलों के पौधों को पानी देने के प्राय नहीं भेजा है, बजाय अपने पाठ याद कराने के? और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहा, तो क्यों मैंने तुम्हारी छुट्टी ही नहीं की? अब यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं एम हेमिल कि जब मैं तुम्हें पढ़ाने वाला होता था तो मैं मछली पकड़ने चले जाता था या पौधों में पानी देने के लिए भी चले जाता था। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। द देन फ्रॉम वन थिंग से लेके और एट वन स्ट्रोक, ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। हिंदी अनुवाद। फिर एक चीज से दूसरी चीज पर चर्चा करते हुए एम हेमिल फ्रेंच भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। यह वह कहते रहते हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर भाषा थी, सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तर्क संगत, कि हमें इसकी हमारे बीच सुरक्षा एवं अवश्य करनी चाहिए तथा इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अब यहाँ पे एम हेमिल बोल रहे हैं कि जो हमारी लैंग्वेज है बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, वर्ल्ड की सबसे इजी लैंग्वेज है और सबसे शुद्ध है, सबसे साफ है। क्योंकि जब कोई राष्ट्र गुलाम बना लिया जाता है, तो जब तक वे अपनी भाषा से पक्की तरह जुड़े रहते हैं, तब तक उनके पास अपनी जेल से निकलने की चाबी रहती है। फिर उन्होंने व्याकरण की एक पुस्तक खोली और हमारा पाठ पढ़कर हमें सुनाया। अब टीचर ने क्या किया, एक व्याकरण की पाठ को मतलब अपनी एक पुस्तक खोली, उसमें से एक पाठ जो है उनको, यानी एक लेसन उनको पढ़ के सुनाया। मैंने यह सब देखकर इतना अचंभित रह था कि मैं इसे कितनी अच्छी तरह से समझ गया था। जो कुछ उन्होंने कहा वह इतनी सरल लगा, कितना कि मैं यह सभी सोचता हूँ कि मैंने कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना था, और कि उन्होंने भी हर चीज़ को इतने धैर्य से कभी नहीं समझाया था। ऐसा लगता था जैसे कि वह बेचारे हमें वो सब जो वह जानते थे जाने से पूर्व दे जाना चाहते थे, और इस सब को हमारे दिमागों में एक ही बार में डाल देना चाहते थे। अब जब टीचर ने फ्रांस लेसन को पढ़ाया, तो फ्रांस के इतनी अच्छी तरीके से समझ में आ गया वो, कि उसे लगा कि मैंने अभी तक क्यों नहीं पढ़ा और आज इतनी एक बार में कैसे समझ में आ गया। फिर उसे लगता है कि जो टीचर हैं हमारे, वो क्या करना चाहते हैं, जो सारा ज्ञान है जो भी उनके पास है, वो क्या करना चाहते हैं, हमें दे देना चाहते हैं कि एक ही बार में तुम उसे पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द ग्रामर, यहाँ से आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, आफ्टर द ग्रामर द कंट्री नेक्स्ट डे, पेज नंबर 7-8। हिंदी अनुवाद देखेंगे इसका। व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। उस दिन एम हेमिल हमारे लिए काफ़ी कॉपियाँ लाए थे। ठीक, कॉपियाँ लाए थे एम हेमिल जो है बच्चों के लिए, जिन पर सुंदर एवं गोल हस्तलेख में लिखा था फ्रांस अल्सेस। फ्रांस अल्सेस वे छोटे छोटे झंडों की भांति दिखाई दे रहे थे, जो स्कूलों में कमरे में सर्वत्र लहरा रहे थे और हमारी डेस्कों के ऊपर लगी छड़ों से लटके हुए थे। आपको देखना चाहिए था कि किस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति काम में लगा था और कैसे शांति छाई हुई थी। एकमात्र आवाज़ थी कागज पर पेनों से रगड़े जाने की। एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर आ गए, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, सबसे छोटे बच्चों ने भी नहीं, जो मछली पकड़ने के कांटों के चित्र खींचने में लगे थे, जैसे इन चित्रों को खींचना भी फ्रेंच भाषा हो। छत पर कबूतर धीमे धीमे स्वर में गुटरगू कर रहे थे
और मैंने मन ही मन सोचा, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गाने को बाध्य करेंगे? जब भी मैंने लिखते हुए ऊपर की ओर देखा, मैंने एम हेमिल को अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठे हुए देखा। वह कभी एक वस्तु की ओर टकटकी लगाकर देखते, फिर दूसरी वस्तु की ओर, जैसे कि वह अपने दिमाग में यह अंकित कर लेना चाहते हैं कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में प्रत्येक वस्तु कैसे दिखाई देती थी। जरा सोचो, 40 वर्षों से वह उसी स्थान पर था। खिड़की के बाहर उनका बगीचा था तथा उनके समक्ष उनकी कक्षा थी। सदैव ऐसा ही, केवल डेस्कों के तथा बेंचों जिस जिस पर चिकनी हो गई थी। बगीचे में अखरोट के वृक्ष पहले की अपेक्षा अधिक ऊंचे हो गए थे तथा होपवाइन, एक प्रकार की लता जिस पर उन्होंने स्वयं के लगाए थे, खिड़कियों से लिपटकर छत तक पहुंच गई थी। इस सब को छोड़कर जाने की बात ने तो उनका दिल ही तोड़ दिया होगा। बेचारे, साथ में ऊपर के कमरों में अपनी बहन की इधर उधर चलने की, सामान को बांधने की आवाज़ सुनना, क्योंकि उन्हें तो अगले ही दिन देश छोड़कर जाना था। बट ही हैड करेज, यू मे गो। ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ है, पेज नंबर 8। हिंदी अनुवाद देखेंगे। किंतु उनमें इतना साहस था कि वह प्रत्येक पाठ को अंत तक सुन सकते थे। लेकिन लेकिन हमारा इतिहास का पाठ हुआ और फिर बच्चों ने स्वर के साथ अपना बाप बी बे बो बू बोला। कमरे के पिछले हिस्से में बूढ़े हौसर ने अपना चश्मा लगा लिया था तथा अपनी प्रथम पुस्तिका के दोनों हाथों को पकड़े हुए बच्चों के साथ अक्षरों को बोल रहा था। आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज़ भावुकता के कारण काँप रही थी और उसकी आवाज़ सुनना हम सबको इतना मज़ेदार लग रहा था, हम सब हंसना और रोना चाहने लगे। अरे, मुझे कितनी अच्छी प्रकार से याद है वह आखिरी पाठ। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। फिर इंग्लिश ने रोमन कैथोलिक चर्च में दोपहर की भक्ति के लिए बजाए जाने वाली घंटी एंजेलस कही जाती है। इसी क्षण प्रेक्षणियों के निसंगे तुरही हमारे खिड़कियों के नीचे बज उठे। यह कृष्ण सिपाही अपने ड्रिल करने के बाद वापस लौट रहे थे। एम हेमिल अपनी कुर्सी से खड़े हुए, वह बहुत उदास थे। मैंने उन्हें इतना लंबा होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। मेरे मित्रों, वह बोले, मैं, किंतु किसी चीज़ ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया। वह आगे ही ना बोल सके। फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, चाक का एक टुकड़ा लिया तथा अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए उन्होंने जितना बड़ा लिख सकते थे लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वह रुके तथा उन्होंने अपना सिर दीवार से सटा दिया और बिना भी एक शब्द बोले उन्होंने हमें अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल की छुट्टी हो गई है, तुम लोग जा सकते हो। तो यहाँ पर ये जो हमारा लेसन है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी जो भी हमने इसकी स्टोरी पढ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।